एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइटोसिस। ये टॉपिक बीएससी और एमएससी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और यहाँ पे मैंने खुद डायग्राम्स बनाए हैं ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा माइटोसिस एग्जैक्टली क्या होता है, उसका हर एक फेज प्रो फेज से लेके साइटोकाइनेसिस इजी डायग्राम के साथ मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोसिस इज द वे डिवाइड्स टू मेक टू न्यू सेल्स। माइटोसिस एक ऐसा वे है जिसमें जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है दो नए सेल में। ओके, एक पेरेंट सेल होगा, वो दो नए सेल में डिवाइड हो जाएगा। देन ईच न्यू सेल गेट्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। हर एक सेल जो बना पेरेंट सेल से, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जो कि पेरेंट सेल में थे। मतलब मान लीजिए ये हमारा पेरेंट सेल है और इस सेल से जो दो नए सेल्स बनेंगे उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसिंग ओल्ड और डैमेज्ड सेल्स। ये हेल्प करता है ग्रो होने में, रिपेयर होने में और रिप्लेस करता है जो डैमेज सेल हुए होते हैं। जब ऑर्गेनिज्म छोटा होता है, मतलब जायगोट, ओके, फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एडल्ट बनता है। और विदाउट माइटोसिस एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग कभी एक पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। तो माइटोसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने देखा रिपेयर में कैसे ये काम आता है। अगर स्किन कट हो जाए या ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं तो ये जो वहाँ का जख्म है वो फिल हो जाए। प्लेसिंग ओल्ड और डैमेज सेल्स, मतलब ह्यूमन बॉडी में सेल्स की एक लिमिटेड लाइफ होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं आरबीसीज, जो कि लगभग 120 दिन तक जीते हैं। पुराने या डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस लगातार होता रहता है। ओके, देन माइटोसिस मेक श्योर दैट द न्यू सेल्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल सेल्स। माइटोसिस एंश्योर करता है कि जो नए सेल बने हैं वो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे ही दिखते हो और उनका सेम फंक्शन हो और उनमें सेम डीएनए हो। क्लियर? तो अब आ जाते हैं माइटोसिस में होता क्या क्या है। फेजेस ऑफ माइटोसिस। द बेसिक फेज ऑफ सेल्स लाइफ, जो बेसिक फेज होता है किसी भी सेल लाइफ का, उसमें क्या क्या आता है? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये सारे फेज एक सेल की लाइफ में आते हैं। हम यहाँ भी देख सकते हैं ये इंटरफेज हो रहा है, ये प्रोफेज हो रहा है। ये सारे फेजेस हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो इसमें जो इंटरफेज है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस। ओके, ये प्रॉपर्ली माइटोसिस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक प्रिपरेशन फेज है। इसको हम प्रिपरेशन फेज बोल सकते हैं, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। ये सारे के सारे माइटोसिस के पार्ट है। तो माइटोसिस में मेनली 4 फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस, ये सिंपल वर्ड में बोलूं तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि एग्जाम में हम ये बेसिक फेज ऑफ सेल्स लाइफ लर्न कैसे रखें। तो मैंने एक निमोनिक बनाया है, आई प्रेफर मिल्क एंड टी। ओके, आई प्रेफर मिल्क एंड टी। आई से इंटरफेज, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज एंड टी से टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस, और ये मैंने बताया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, ये तो हमें याद ही रहेगा। लास्ट में अगर 2 सेल बन रहे हैं तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। तो आई होप ये आपको थोड़ा हेल्पफुल तो रहा होगा। तो अब हम मूव करते हैं इंटरफेस। द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ सेल्स लाइफ, अबाउट 90% टाइम सेल यहाँ पे स्पेंड करता है। इसके आगे सब फेजेस हैं। डायग्राम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। जैसे कि सेल ग्रोथ, जो कि G1 फेज हम बोलते हैं, उसके बाद डीएनए सिंथेसिस, जिसको हम S फेज बोलते हैं, और सेल ग्रोथ, जिसको हम G2 फेज भी बोलते हैं। तो इंटरफेज में हमने 3 फेजेस देखी। सबसे पहले G1 फेज, जिसको हम ग्रोथ 1 फेज भी बोलते हैं। इसमें सेल ग्रो करने लगता है, अपने लिए प्रोटीन बनाता है और आरएनए बनाता है। और फिर आता है सिंथेसिस फेज, एस फेज, जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं। फिर आता है G2 फेज। G2 फेज फाइनल प्रिपरेशन हो रही होती है एंड हेयर डीएनए इज चेक्ड फॉर एरर्स। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, बट एक्चुअली इज द मोस्ट एक्टिव फेज
इंटरफेस मेटाबॉलिकली। ओके, इंटरफेस जो है उसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली ये बहुत ही एक्टिव फेज होती है। यही यहाँ पे भी लिखा है, लार्जेस्ट स्टेज है सेल्स की लाइफ की, टाइम स्पेंड बिटवीन द डिविजन्स, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है अलग अलग डिवीजन में। प्रोड्यूस ऑल मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, सारे मटेरियल ये देता है जो भी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और क्या होता है इस फेज में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरफेस ऑल्सो नोन एज G1 फेज जो हमने पढ़ लिया। द सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरफेस इज नोन एज द S फेज जहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट हो रहा होता है। और जो थर्ड पार्ट जो हमने G2 फेज बोला, इट इज जस्ट चेक पॉइंट टू मेक श्योर द डीएनए इज करेक्ट। Now moving on to cell division. The last part of the cell cycle is called mitosis. यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहला पार्ट है, ये पूरा लाइफ साइकिल बता रहे हैं। सबसे पहला पार्ट है G1 फेज, उसके बाद है S फेज, उसके बाद है G2 फेज, और ये जो लास्ट है वो माइटोटिक फेज है। इसको हम M फेज भी बोलते हैं, इसको हम एम फेज भी बोलते हैं। तो माइटोटिक फेज में दो चीज़ें हो रही होती है, एक तो माइटोसिस और एक साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस जो कि मैंने बताया सेल की डिवीजन हो रही होती है, और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो माइटोसिस मेजरली 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फेज, प्रोफेज। सेल डिवीजन की शुरुआत इसी फेज से होती है, और जो क्रोमोसोम्स हैं जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सारे क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम कंडेंस होके क्लियरली विजिबल हो जाते हैं प्रोफेज में, और हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का होता है। ये देखो, हर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय काइनेटोकोर। सेंटर में एक काइनेटोकोर होता है जिसकी वजह से दोनों क्रोमोसोम जुड़े हुए होते हैं। देन द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स। इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपीयर होने लगता है। न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है इसमें। ओके, स्पिंडल फाइबर्स, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, इसमें न्यूक्लियोलस गायब होने लगता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटना शुरू हो जाती है। द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, और क्रोमोसोम्स क्लियरली दिखना शुरू हो जाते हैं। द स्पिंडल एपरेटस फॉर्म एंड अटैचेस टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। अब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने लगते हैं और सेंट्रोमियर पे अटैच होने लगते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज वो फेज है जिसमें क्रोमोसोम सबसे पहले विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप में। अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, मेटाफेज, द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कम्प्लीटली गॉन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी अब वो पूरी तरह से जा चुकी है। द डुप्लीकेट क्रोमोसोम लाइन अप अलोंग द सेल्स इक्वेटर, मतलब क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स की मदद से इक्वेटोरियल प्लेट मतलब सेल के बीच पर लाइन अप कर लेते हैं। हर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो स्पिंडल फाइबर्स से जुड़ा होता है। हम स्पिंडल फाइबर यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्रोमेटिड्स हैं ये, और इसको हम एस्टर बोलते हैं। तो ये मेटाफेज है जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम लाइन अप कर जाते हैं। अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, फेज, द थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस, और ये तीसरी फेज है माइटोसिस की। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एट द सेंट्रोमियर। अब क्या हुआ, सेंट्रोमियर से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। ओके, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं सेंट्रोमियर से। तो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमेटिड्स को खींच के ऑपोजिट पोल्स पर ले जाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स ने क्या किया, उन क्रोमेटिड्स को खींचा और ऑपोजिट पोल्स पर ले गए। यही यहाँ बोल रहे हैं, द स्पिंडल फाइबर्स पुल द क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ईच क्रोमेटिड इज नाउ कंसीडर्ड एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। अब हर क्रोमेटिड एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन जाता है। ओके, द सेल स्टार्ट्स टू इलोंगेट। अब हर एक क्रोमेटिड एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन गया, तो सेल थोड़ा इलोंगेट करना शुरू हो जाता है। तो एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस। याद रखना, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ सकता है कि माइटोसिस में कौन सा फेज सबसे शॉर्टेस्ट होता है, तो एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। अब क्या होता है, तो फेज आ जाता है, द फोर्थ एंड फाइनल फेज ऑफ माइटोसिस। क्रोमोसोम रीच ऑपोजिट पोल्स एंड बिगिन टू decondense. Nuclear membrane reforms around each set of chromosomes. The nucleolus reappears in each new nucleus.
द स्पिंडल एपरेटस ब्रेक डाउन। अब क्या हुआ, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं और फिर वो डीकंडेंस होने लगते हैं, मतलब पतले और लंबे फॉर्म में जाने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा फॉर्म हो जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियोलस बन रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है। अब क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर जो थे वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो गए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, तो यहाँ टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बहुत ही कम रह गए, ये डिसअपीयर हो रहे हैं। ओके, तो टीलोफेज क्लियर। अब हम साइटोकाइनेसिस में आ जाते हैं, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉलोइंग माइटोसिस। तो वो डिवीजन साइटोप्लाज्म की जो माइटोसिस के बाद होती है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। In animal cell, a cleavage furrow forms and pinches the cell into two. In plant cell, a cell plate form which develops into a new cell. Okay? And two genetically identical daughter cells are formed. अब ये फेज साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है माइटोसिस के बाद। एनिमल सेल्स में क्लीवेज फरो बनाता है जो सेल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देता है, और प्लांट सेल में ये सेल प्लेट बनाता है जो बाद में न्यू सेल वॉल बन जाती है। ओके, और इससे टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बन जाते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि पेरेंट सेल में थे। तो साइटोकाइनेसिस में ही एक्चुअली दो अलग डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, ये माइटोसिस में नहीं बनते हैं, बट साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली दो अलग डॉटर सेल्स बनते हैं। तो मैंने ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सारा माइटोसिस पढ़ाया है। तो अगर आपको माइटोसिस और डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।